हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस दिल्ली पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने मूल कर्तव्य को जाना था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे संविधान में रिटन है उसको जाने थे। अगर हम उसको थोड़ा सा समराइज वे में बताएं तो कहा गया था कि अधिकारों की आड़ में व्यक्ति की आजादी स्वच्छंदता में ना बदल जाए, इसी स्वच्छंदता को रोकने के लिए उस पर कुछ आरोपण किया गया है, प्रतिबंधों का आरोपण किया गया है। यही प्रतिबंध पढ़े लिखे लोगों की भाषा में या संवैधानिक भाषा में फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज की हमारी क्लास डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर है। इसकी कुछ मूलभूत बातों को जानेंगे। देखते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास है उसकी फ्रेमिंग क्या है। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इसका सामान्य पहलू, फिर संवैधानिक प्रावधान को जानेंगे, फिर किस देश से ग्रहण किया गया है, उसके बाद डीपीएसपी का वर्गीकरण जानेंगे। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि यह वर्गीकरण हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये इस आधार पर इसका डिवीजन हो सकता है, यानी कि वे वर्गीकरण है समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। यानी कि हमारा जो डीपीएसपी है उसको हम समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक चरणों में डिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे संशोधन द्वारा जोड़े गए डीपीएसपी और मूल अधिकार एवं डीपीएसपी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। उसके बाद हम जानेंगे मूल अधिकार एवं डीपीएसपी में अंतर। उसके बाद जानेंगे डीपीएसपी का मूल्यांकन, डीपीएसपी का क्रियान्वयन एवं इससे संबंधित अन्य पहलू। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह हमारे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही सामान्य पहलू के अंतर्गत आएगा। आप जानते हैं कि जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था तो भारत शासन अधिनियम की एक धारा थी, धारा 53 थी। उस धारा में बात का प्रोविजन किया गया था और प्रोविजन में आधार बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा गया था कि आप भारत में अच्छे शासन की स्थापना के लिए कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, और वह डायरेक्शन किसको देते थे? जो भारत में गवर्नर जनरल होते थे, यानी कि जो राज्य के मुखिया होते थे या प्रशासन का जिम्मेदारी जिन लोगों पर होती थी उनको सेक्रेटरी स्टेट के द्वारा कुछ गाइडलाइन दी जाती थी। उस गाइडलाइन को भी हम डीपीएसपी के तहत ही शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जब संविधान का निर्माण होने लगा तो प्रश्न उठा कि जो डीपीएसपी का प्रोविजन है वह कैसे किया जाए, या हम डायरेक्ट जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उससे ग्रहण कर लें, या फिर जो उस समय के कुछ देश थे जहां पर इसका प्रोविजन किया गया था, प्रोविजन इन द सेंस डीपीएसपी का, उसको हम वहीं से अडॉप्ट कर लें। दोनों प्रश्न थे। तो जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी तो उसी में इस बात का प्रोविजन किया गया कि हम ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था 1935 का जो एक्ट है उससे हम मान ले, या फिर हम दूसरी चीज ये मान सकते थे कि किसी देश का हम उधार ले लें या फिर हम किसी देश को आधार बना ले। तो उस समय हमारे पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प था 1935 का एक्ट और दूसरा था आयरलैंड का संविधान, और तीसरा विकल्प भी था हमारे पास स्पेन का संविधान। यानी कि इस 3 जगह थे। और अगर हम अपने भारतीय संदर्भ में देखें तो सर्वे भवन्तु को भी देख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये 4 विकल्प हमारे संविधान निर्माताओं के सामने थे। इन्हीं 4 विकल्पों में से किसी एक को सिलेक्ट करना था और उसके आधार पर हमारे संविधान में उसको रिटर्न करना था। तो आप जानते हैं कि 2 लोग उस समय बहुत रिस्पॉन्सिबल थे इस चीजों के लिए। पहले थे सप्रू जी और दूसरे थे BN राव। इन दोनों लोगों के सामने ये बात रखी तो कंक्लूजन में इन दोनों लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि हम 1935 को भी थोड़ा बहुत आधार बना लें और
आयरलैंड के संविधान को भी हम आधार बना लें। तो प्रश्न का उत्तर यहाँ एक चीज क्लियर होता है कि हमारे संविधान में जो डीपीएसपी का प्रोविजन है वह कहां से प्रभावित है। प्रश्न में 1935 का एक्ट का विकल्प भी दिया जा सकता है और आयरलैंड का भी विकल्प दिया जा सकता है। तो सही उत्तर दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है। स्पेन नहीं सही होगा, लेकिन हाँ यहाँ स्पेन का जिक्र इसलिए है भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेन है, स्पेन के ही संविधान से आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी का प्रोविजन लिया है। आई थिंक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं इस पर कुछ कमेंट किया गया है, यानी कि जब हमारे संविधान में डीपीएसपी का प्रोविजन किया गया तो इस पर विचारकों ने, विद्वानों ने कुछ कमेंट्स किए हैं और उसी कमेंट से प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला कमेंट है, केटी शाह ने कहा है एक चेक की तरह है, मतलब चेक की तरह है, यानी कि ये चेक दे दिया गया है कि समय आने पर आप इसको बैंक में जमा करके आप इससे पैसा ले सकते हैं। फिर कहा गया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि एफआर और डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान की आत्मा है, मतलब कि इसके ना रहने पर हमारा संविधान नहीं एक मृत दस्तावेज हो जाएगा। ये किसका कहना था? ग्रेनविल ऑस्टिन का। फिर एक अगले विचारक हैं जिन्होंने कहा यह सिद्धांत 9 वर्ष के प्रस्तावों की तरह, मतलब कि जैसे नया वर्ष आता है तो हम लोग नए नए लक्ष्यों को अडॉप्ट करते हैं और सोचते हैं कि हम एक साल इसको पूरा करेंगे और उसी पर हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं। तो हमारे जो डीपीएसपी के प्रोविजन है उस प्रोविजन को नासिरुद्दीन ने कहा यह नए वर्ष के प्रस्ताव हैं। फिर अगले जो विचारक हैं वो हैं टीटी कृष्णाचारी। इन्होंने कहा कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर है, यानी कि अभी आप आगे देखेंगे कि जो हमारा फंड डीपीएसपी है उसमें बहुत अच्छी भावनाएं दिखेंगी, यानी कि बहुत अच्छे प्रोविजन हैं जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि हमारे देश में जो लोग निवास करते हैं या देश की जो सरकार होगी उस सरकार के द्वारा इसका पालन किया जाएगा। फिर अगला है, एक थे जेनिंग्स महोदय। इन्होंने कहा कि यह कर्मकांडी प्रकार के हैं, यानी कि है कुछ नहीं लेकिन अननेसेसरी चीज है। कर्मकांडी मतलब अननेसेसरी चीज, उसको ना करने से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर अगला है 1935 के एक्ट, ये तो हो गया। तो इन विचारकों के कंक्लूजन से एक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि डीपीएसपी की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो अगर हम जो ये विचारक हैं इन्हीं विचारकों के विचारों को ही कंक्लूड कर दें तो उससे एक डिफिनेशन निकल सकती है जो आपको समझने में काफी मददगार हो सकती है कि डीपीएसपी हमारे संविधान की वह प्रावधान है जो एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। अब वेलफेयर स्टेट में कौन कौन से जो प्रोविजंस होते हैं या कौन कौन से तत्व होते हैं उनको जानने से हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वेलफेयर स्टेट क्या है। अब हम वेलफेयर स्टेट को यहाँ समझाएं, इससे अच्छा होगा कि हम डीपीएसपी के प्रोविजंस को ही जान लें। उस प्रोविजंस को जानने के बाद आपको वेलफेयर स्टेट की परिभाषा बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि अतिरिक्त क्लास का ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा और दूसरा फायदा होगा कि हम एग्जैक्ट प्रावधानों के माध्यम से ही वेलफेयर स्टेट को समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। आर्टिकल 36 है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य का वही अर्थ समझा जाएगा जो भाग 3 में है। मतलब जब आपको हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे तो हमने राज्य की परिभाषा बताई थी कि राज्य में कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी। क्योंकि जो हमारा डीपीएसपी है यह हमें राज्य से मिला हुआ है और हमें राज्य का जानकारी पता होनी चाहिए, तभी हम इसका सारांश या इसके बारे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो राज्य का एक सिंपल सा मतलब है, यहाँ मैं केवल सारांश में ही समझाऊंगा क्योंकि हमने राज्य की पूरी डिफिनेशन और उसके जो भी एलिमेंट्स हैं इसको हमने फंडामेंटल राइट्स की जो पहली क्लास थी जो कि आपके इस प्लेलिस्ट में गिवन है, आप वहां से जाके स्टार्टिंग के 5 से 7 या 10 मिनट तक की वीडियो देखेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि राज्य क्या है। यहाँ मैं सिंपल सा बताता हूँ कि राज्य में कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं। जैसे हमारी संसद है, उसके बाद राज्य विधानमंडल है और उसके बाद जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और
अन्य संस्थान जिन्हें समय समय पर संसद के द्वारा राज्य में शामिल किया जाए वो सब राज्य में शामिल होते हैं, और इन राज्यों के जो डिसीजन होते हैं वो लोगों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब आर्टिकल 36 भी यहाँ जोड़ा गया है कि ये जो डीपीएसपी के सिद्धांत हैं उसको कौन कौन फॉलो करेगा, यानी कि आर्टिकल 12 में जो बातें की गई हैं वो यहाँ भी अप्लाइड होंगी। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल कह रहा है इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यानी कि इस आर्टिकल का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो हमारे डीपीएसपी के प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता और यह नहीं बोल सकता है कि देखिए डीपीएसपी में ये बातें लिखी गई हैं। फॉर एग्जांपल डीपीएसपी में लिखा गया है कि किसी को काम करने के लिए व्यवस्था की जाएगी, उसको एक न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी इन केस उसे काम नहीं मिल पाता या मजदूरी नहीं दी जाती, तो इस आधार पर वह न्यायालय में नहीं जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनिए, हाई कोर्ट सुनिए, हमें डीपीएसपी ने यह अधिकार प्रदान किया है कि आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस अधिकार का क्रियान्वयन कराइए या इम्प्लीमेंट करिए। सुप्रीम कोर्ट सीधे से बोल देगा कि डियर, सीधी सी बात लिखी गई है आर्टिकल 37 में कि ये जो डीपीएसपी के सिद्धांत हैं यह फोर्सिबल नहीं है। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि डीपीएसपी को क्रियान्वयन कराने के लिए या इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जाएंगे। इन केस आप जाते हैं तो न्यायालय आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपको वहां से भगा देगा। अब आर्टिकल 38 पढ़ते हैं। आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि राज्य लोक कल्याण के लिए, यानी कि भारत में निवास करने वाले लोगों के लिए। लोग में आपको मैंने जब नागरिकता का प्रावधान पढ़ाया था या नागरिकता की क्लास थी तो हमने वहां व्यक्ति और नागरिकों में अंतर बताया था। तो व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कुछ मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते और नागरिक वे होते हैं जिन्हें सारे प्रकार के विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं यह केवल अपने देश के नागरिकों को मिले हैं। शेष जो अधिकार हैं वह विदेशियों को भी मिले हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो आर्टिकल 38 यही कहता है कि लोगों के विकास के लिए या लोगों जो भारत में निवास कर रहे हैं उनके विकास के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण राज्य करे जहां पर ना कोई भेदभाव हो, ना कोई ऊंच नीच की भावना हो, ना कोई क्षेत्रीयता का मुद्दा हो, यानी कि वे सारे मुद्दे जिनसे लोगों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, लोगों में विवाद हो सकता है, लोगों में वैमनस्य की भावना का निर्माण हो सकता है, ऐसी कोई भावना ना बने इसके लिए राज्य व्यवस्था करेगा। ये हमारा आर्टिकल 38 कहता है। फिर अगला है आर्टिकल 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व, यानी कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण हो। फिर आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेतन न हो। इसी में अगला है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जहां उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल वह एटमॉस्फेयर न हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य ऐसे ऐसे कार्य करे जिससे सभी स्त्री और पुरुष को समान रूप से रोजगार के अवसर मिले, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी भी काम के लिए केवल पुरुष एलिजिबल हो, वहां पर महिलाओं को स्थान न दिया जाए। और ऐसे भी हो सकता है, खैर अभी नहीं है ऐसी व्यवस्था कि केवल महिलाओं को ही कार्य दिया जाए, पुरुषों को कार्य न दिया जाए, यह नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार बार जिन क्षेत्रों में महिलाओं का वो स्थान नहीं है या महिलाएं उस क्षेत्र में नहीं इन्वॉल्व हैं या उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार को कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप महिलाओं को भी स्थान दीजिए, खास करके सेना के क्षेत्र में।
तो इसी को देखकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप ऐसा काम ना करें कि केवल एक ही वर्ग यानी कि पुरुष का ही वहां पर प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर इसी में अगला कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। यानी कि कहा जाता है कि भारत अमीर लोगों का गरीब देश है, यानी कि इस आर्टिकल का सेंस यही है कि जो धन है वह किसी एक व्यक्ति या कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही ना रहे, बल्कि वह जो धन है वह इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो। ना इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाएं। कोई है व्यक्ति है जो चलने के लिए एरोप्लेन का प्रयोग कर रहा है और कोई व्यक्ति है जिसके पास साइकिल पे चलने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक असमानता है या आर्थिक असमानता है यह नहीं होनी चाहिए। इसका डायरेक्शन हमारा डीपीएसपी राज्य को देता है। फिर अगला है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। यानी कि ऐसी स्थिति ना हो कि जिसमें पुरुष, स्त्री और बच्चे काम कर रहे हों और वह कार्य उनके लायक ना हो। मतलब कि यहाँ एक रोजगार की बात हो रही है। यानी कि रोजगार की डिफिनेशन क्या है? योग्यता के अनुसार व्यक्ति को काम मिले वही रोजगार है। अब कोई बच्चा 5 साल का है, उसे खादान के काम में लगा दिया गया है, जहां पर परमाणु बम बन रहा है या विस्फोटक सामान बन रहा है, सिगार उद्योग है, तंबाकू उद्योग है, वहां पर बच्चों को लगा दिया गया है। तो सुकुमार अवस्था का मतलब ये हुआ कि उस अवस्था में वो कार्य करने लायक नहीं है, फिर भी वो विवश हैं कार्य करने के लिए और वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, राज्य की ये ड्यूटी है। इसी तरीके से कोई महिला है, महिला को इस जगह काम दे दिया गया, ऐसे स्थान पर कार्य दे दिया गया जहां महिला कार्य कर ही नहीं पा रही है, लेकिन उसकी व्यवस्था है कि वह कार्य नहीं करेगी तो उसकी जीविका नहीं चल पाएगी। तो ऐसी जगह पर कार्य उस महिला को ना दो। कोई पुरुष है, वह सांस का मरीज है, लेकिन उसे उसी जगह कार्य दिया जा रहा है जहां पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। तो ये उसके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है कि जहां पर पर्यावरण प्रदूषण अपने चरम अवस्था पर है उसको उसी जगह रोजगार दिया जाए। तो यह राज्य का कर्तव्य है कि इस जगहों पर, इस तरह की जगहों पर ऐसे लोगों को कार्य न दिया जाए जो उस कार्य को करने में कैपेबल ना हो, यानी कि अक्षम हो। अगला देखते हैं आर्टिकल। अगला आर्टिकल है 39 का, यानी इसमें कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लोगों के लिए समान न्याय होगा। यानी कि कोई अमीर है तो इस आधार पर उसे प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी न्याय होने में कि आप अमीर हैं, आपको पहले अधिकार मिलना चाहिए, आपका जो केस है वो पहले निपटारा होना चाहिए। हकीकत कुछ और है कि जो अमीर वर्ग हैं उन्हीं का पहले जजमेंट आता है, गरीब का तो जजमेंट नहीं, गरीब को तो केवल तारीखें दी जाती हैं। लेकिन हमारे डीपीएसपी में कहा गया है कि समान न्याय हो और निःशुल्क विधिक सहायता। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने विवादों को निपटारे के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट चले भी जा सकते हैं तो अपने पक्ष को रख नहीं सकते। पक्ष को रखने के लिए या तो वो स्वयं कैपेबल हो, खुद ही शिक्षित हो, या दूसरा कारण है वकील का सहारा लें। वो वकील की फीस देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या उनको न्याय ना मिले? उनको न्याय मिले, इसीलिए उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जो उनका प्रतिद्वंदी है वो बहुत मजबूत है और जो उसका जिससे विवाद है वह पीड़ित पक्ष है, उसके पास न्याय पाने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो सरकार का यह कर्तव्य होगा है कि उस गरीब व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। इसी के लिए तो नालसा की स्थापना की गई है। अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन। ये ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपिता गांधी जी को इंडिकेट करता है, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि गांवों का विकास वहां के लोगों के द्वारा ही किया जाए और वहां से ही किया जाए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है, वह ग्राम पंचायत हो सकती है। इसीलिए हमारे डीपीएसपी में कहा गया है कि जो ग्राम पंचायतों का है गठन वह किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि नागौर में सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, लेकिन उससे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बदल नहीं
पाई या व्यवस्थाएं बन नहीं पाई, इसी के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो ग्राम पंचायतों का गठन है उसको और सुदृढ़ीकरण किया गया। तो यह एक गांधी जी के मनोभावना पर जुड़ा हुआ आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40। अगला है आर्टिकल 41। इसमें कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और इसमें कैटेगरी क्या है? राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशाक्तता तथा अन्य अनाहर अभाव में की दशाओं में लोक सहायता के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी बंद करेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, समझते हैं इसको। कहने का सेंस इस आर्टिकल का यह है कि व्यक्तियों की कुछ ऐसी अवस्था हो सकती है जिस अवस्था में वह कार्य नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है और उसकी एज मान लीजिए 80 वर्ष हो गई है या इससे कम या ज्यादा, और यह व्यक्ति बीमार भी है, कार्य भी नहीं कर सकता, तो क्या इसे जीने का अधिकार नहीं है या सुसाइड कर ले? अगर व्यक्ति को खाने के लिए नहीं होगा, रहन सहन के लिए व्यवस्था नहीं होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास एक ही काम बचा कि वो आत्महत्या कर ले या फिर जितने दिन राम भरोसे जी पाए जी ले। तो ऐसा नहीं होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वो जो व्यक्ति वृद्ध है उस वृद्ध व्यक्ति के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की जाए, उसको भोजन की व्यवस्था की जाए। और आप बीपीएल सूची जानते हैं या फिर जो खाद्य प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है। और यह जो प्रोग्राम बना वो यहीं से प्रेरणा ग्रहण कर रहा है कि भाई कहा गया है कि बीमारी, निशाक्तता, काम नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए वेलफेयर कार्य किए जाएं। वेलफेयर काम में क्या होगा? उसे आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों से जोड़ा जाए या फ्री में चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। फ्री में चिकित्सा व्यवस्था आयुष्मान भारत क्यों किया जा रहा है? वो प्रेरणा ले रहा है इसी आर्टिकल से कि हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य यानी कि राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य मतलब तत्कालीन सरकार का है कर्तव्य है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। वेलफेयर में उसका सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, ये सारे डायमेंशनल हैं वेलफेयर के लिए। तो आर्टिकल 41 से कहता है, राज्य को निर्देश देता है कि आप ऐसे लोगों को वेलफेयर का कार्य करें। फिर इसी में है बेकारी, यानी कि कोई व्यक्ति है वो कार्य तो कर रहा है लेकिन उसे उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो यह राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना होने पाए और जो व्यक्ति इसका हनन कर रहा है उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। अगला आर्टिकल है काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काम की न्याय संगत। अभी आपने या कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति है जो ऐसे कार्यों में कार्य करने के लिए विवश है, जो कार्य उसके द्वारा नहीं किया जा सकता या उसकी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी उसे उस कार्य के लिए फोर्सली इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप यही कार्य करिए। यानी कि कोई बच्चा है 5 साल का, उसके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है, उसको भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वह विवश है कि वो ऐसे भी कार्य कर सके जो उसकी अवस्था के लायक, उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वह वही कार्य करे। तो ऐसा ना हो। ऐसा कार्य अगर हो रहा है तो सरकार उसको रोके। इसीलिए तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कानून भी बनाया गया है, यहीं से प्रेरणा लेके। फिर इसी में कहा गया है प्रसूति सहायता, यानी कि कोई महिला है जिसे बच्चा होने वाला है, अब उससे भी आप कार्य करवा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। और इस महिला के लिए आप कुछ वेलफेयर का काम करिए। तो आप देखते हैं कि अभी जो 2017 का प्रसूति सहायता अधिनियम है या एक्ट है, उस एक्ट में महिलाओं को क्या कहा गया कि आपको 27 सप्ताह बिना काम किए वेतन मिलेगा। ये प्रेरणा कहां से मिली? ये आर्टिकल 42 से ही मिली। और ये भी कहा गया कि 27 सप्ताह के बाद अगर आप आने में अक्षम हैं अपने कार्यस्थल पर, तो आप वर्क एट होम कर सकती हैं। तो ये
जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल से ही प्रेरणा ली सरकारों ने, और सरकारों ने वेलफेयर का काम किया। फिर अगला आर्टिकल है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित कराने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्ति या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह आर्टिकल राज्य को निर्देश देता है कि राज्य आप ऐसा कार्य करें कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले मजदूरी भी मिल सके, और खास करके आप ऐसा कार्य करिए कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके गांव में ही उसे रोजगार मिल सके, या वह व्यक्ति ही रोजगार की स्थापना कर सके। अगर वह व्यक्ति स्वयं उस रोजगार की स्थापना नहीं कर पा रहा है तो कुछ लोग मिलकर कोऑपरेटिव होकर काम करें और एक उद्योग की स्थापना करें। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह सरकार उपलब्ध कराए। तो आप देखते हैं कि जैसे मुद्रा लोन हो गया, ये सब जो कार्य हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गई, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि बैंकों को कहा गया कि आप कुछ क्षेत्र जिसको हम बताएंगे, आप लोन देते समय लोन का कुछ प्रतिशत भाग इसी सेक्टर को देंगे। तो ये जो प्रेरणा मिली सरकार को, वो कहां से मिली? वह आर्टिकल 43 से मिली। फिर अगला है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि आर्टिकल 43 का कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाए कि कोई कंपनी है, वहां पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों के कार्य में अगर कोई नए नियम, नई व्यवस्था अडॉप्ट की जाती है उस कंपनी के द्वारा या उस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा, तो उस मैनेजमेंट में वहां के जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं और खास करके जो कर्मचारी हैं उनसे सलाह ली जाए। कैसे? कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है, अब हम ये चाहते हैं कि कुछ दिन हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कंपनियां बंद होंगी। तो अब जो वहाँ कंपनी का मैनेजमेंट है वह अगर मजदूरों को इस व्यवस्था से निपटने के लिए उनसे सलाह ले कि बताइए कि अब सरकार ने भी कह दिया कि काम नहीं होना है, अब हम किस प्रकार से काम करें। या फिर आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी है गांधी जी का मिल हड़ताल अहमदाबाद वाला, उसमें क्या था? उसको इससे लिंक करिए ना कि मिल हड़ताल में यही हुआ था कि प्लेग की समस्या थी और वहां के जो कंपनी की मैनेजमेंट था या जो उसका प्रबंध करते थे उन लोगों ने जो कर्मचारी थे उनसे साथ गलत व्यवहार किया। तो गांधी जी ने इंटरवेंस किया और कहा कि ऐसे आप कैसे काम कर सकते हैं महोदय, ये लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं और आपका दायित्व है कि इन लोगों की समस्याओं को सुने। और अंततः गांधी जी ने उस आंदोलन को लीड किया और उस पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो उससे भी इसको जोड़िए, यानी कि कोई कंपनी है वहां पर कार्य हो रहा है तो वहां के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनसे भी सलाह मशविरा लीजिए, यानी कि वन साइडेड डिसीजन मत लीजिए कि ऊपर से जो दे दिया गया उसी डिसीजन को फॉलो करिए, ये बातें हैं आप उसको पढ़ लीजिए, बस शांति से बैठ जाइए, पढ़ लिख के जब आगे बात होगी तब आप काम करना। ऐसा नहीं होगा और ऐसा ना हो इसके लिए हमारे डीपीएसपी में इसका प्रोविजन किया गया और राज्य को कहा गया कि भाई साहब आप इसको देखिए। फिर अगला है आर्टिकल इसी में सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, यानी कि जो सहकारी का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए जब कुछ लोगों का समूह बन जाए और उस कार्य को वो लोग मिलजुल कर करें तो ऐसा कार्य सहकारी कार्य कहलाता है। यानी कि जैसे आप एक डेयरी का एग्जांपल ले लें कि कुछ जो दूध उत्पादक लोग हैं वो लोग मिलकर एक डेयरी की स्थापना कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग सारे दूध को एक जगह कलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम आगे भेजेंगे। तो ये क्या हुआ, कई लोगों ने अब
बिखरे हुए कई लोग दूध उत्पादक हैं, किसी के यहाँ 10 लीटर दूध है, किसी के यहाँ 15 लीटर दूध है, किसी के यहाँ 20 लीटर दूध है, और कम से कम 100 लीटर 200 लीटर दूध होगा तब उसका आगे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ऐसा है नहीं, नुकसान सबका है। तो ये सभी लोग मिलकर एक सहकारी समिति का निर्माण कर लें, उसके बाद इससे आसानी से वह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था की बात की गई है। और इस प्रकार की व्यवस्था की बात की गई, जैसे आप आनंदा डेयरी का एग्जाम्पल ले लें, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इस के संबंध में इससे लिया जा सकता है। यानी कि सहकारी कार्य को बढ़ाने का भी प्रोविजन हमारे डीपीएसपी में किया गया है। फिर अगला है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कभी ना कभी यह जरूर सुर्खियों और न्यूज में रहता है। इसको पढ़ते हैं जरा अच्छे से। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। आप जानते हैं दो तरीके से कानून होते हैं, एक होता है सिविल कानून और एक होता है आपराधिक कानून। आपराधिक कानून में जैसे चोरी, डकैती, हत्या, इस तरीके के मामले यानी कि फौजदारी मामले आते हैं। और जो सिविल कार्यवाही होती है या सिविल मामले होते हैं, इसमें तलाक और संबंध विच्छेद, इसी को बोल सकते हैं तलाक को ही। और इसी में जो उत्तराधिकार का कानून होता है, ठीक है, ये सारे मामले आते हैं। तो हमारे देश में जो आपराधिक मामले हैं वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर एक रूप से लागू है। यानी कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हत्या करता है किसी की, तब भी उसे जो आईपीसी में दंड दिया गया है उस पर वह लागू होगा। कोई हिंदू व्यक्ति है और किसी की हत्या करता है तो उस पर जो आईपीसी का कानून है वो लागू होगा। यानी कि आपराधिक मामलों में समान रूप से कानून है। लेकिन जो सिविल मामले हैं, खास करके विवाह, तलाक, ये सारे मामले, इन मामलों में मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग व्यवस्था है, मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था है और हिंदू के लिए अलग व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था को समाप्त करके एक व्यवस्था, यानी कि सिविल मामले में, विवाह, तलाक में जो मामले हिंदुओं पर लागू हैं वही मामले मुस्लिमों पर भी लागू हैं। ऐसी व्यवस्था समान जो सिविल संहिता है यह कहलाती है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने तलाक़ विद्दत को समाप्त कर दिया, तलाक़ विद्दत को समाप्त कर दिया है। तो और सरकार को आदेश दिया गया है कि आप एक समान सिविल संहिता का निर्माण करें। आई थिंक आपको समान सिविल संहिता समझ में आ गई होगी। कंक्लूजन में यही है कि हिंदू और मुस्लिमों पर जो सिविल मामले हैं उससे संबंधित एक कानून हो, अलग अलग कानून ना हो। अगला है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अब यह फंडामेंटल राइट्स भी बन गया है, क्योंकि हमने आपको जब 21 का पढ़ाया था तो उसमें 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस आर्टिकल को, यानी कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा को फ्री कर दिया गया है। यानी कि सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। यह कर्तव्य राज्य का भी है और यह कर्तव्य उनके अभिभावकों का भी है। यदि उनके बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं मिल रही है तो वह कोर्ट जाएं या फिर जिस प्रकार से भी उनके बच्चों को फ्री शिक्षा मिल सके, इसके लिए वह कानूनी सहायता लें। फिर अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। बहुत सिंपल से इसका अर्थ समझ सकते हैं कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ये इस आर्टिकल को चरितार्थ करती है। यानी कि आरक्षण की जो व्यवस्था है यह इस आर्टिकल की मूल भावना है। रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन उनको शिक्षा में भी है, राजनीति में भी है,
लोकसभा में, राज्यसभा में 20 सीटों का रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। शिक्षण संस्थानों में भी किया गया है। और अभी एक नया प्रोविजन जोड़ दिया गया है 103वें संविधान संशोधन से EWS का, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे देश के हैं उन लोगों को भी जोड़ दिया गया है। यानी कि ऐसे वर्ग जो कमजोर हैं, अभी तक केवल जातीय और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर था, अब आरक्षण हो गया है आर्थिक आधार पर भी। तो समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो वेलफेयर का काम हो सकता है वह सरकारें करें और उसके लिए प्रोविजन करें। तो उसके लिए सरकारों ने प्रोविजन किया है SC आरक्षण, ST आरक्षण, OBC आरक्षण और EWS आरक्षण। अगला है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। यानी कि जो हमारे देश के निवासी हैं उन निवासियों के पोषाहार, यानी कि लोगों को भोजन तो मिल रहा है लेकिन उस भोजन में जो पोषक तत्व हैं, विटामिन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सरकार कार्य करे। मिड डे मील योजना को आप एक इम्पोर्टेंट योजना मान सकते हैं। और कोविड के समय जो लोगों को अन्न दिया जा रहा है या राशन दिया जा रहा है, इसको आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसी तरीके से जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, उसको बच्चा होता है, तब कुछ उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग है, यूपी, बिहार, हर जगह पर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। उसका फाइनेंशियल सपोर्ट का जो पैटर्न है वह अलग अलग है, लेकिन है पैटर्न। तो उसका निर्देश कहाँ से है? उसका निर्देश है आर्टिकल 47 से और राज्य सरकारों के द्वारा ऐसा किया भी जा रहा है। आगे देखते हैं कृषि और पशुपालन का संगठन। संविधान में कहा गया है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए काम करेगा या कार्य उठाएगा। यानी कि इसमें 3 चीजें विशेषता है: कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास और दुधारी जानवरों खास करके गाय। तो सरकार कृषकों के विकास के लिए कार्य करेगा। आप देखते हैं MSP कहाँ से आई? आप MSP को ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी मूल भावना कहाँ से है? DPSP के आर्टिकल 48 से। क्योंकि कृषि का सुधार कैसे होगा? कृषि सुधार का अर्थ केवल इतना नहीं है कि आप सॉइल कार्ड बांट दीजिए। अरे उसके लिए आवश्यक है कि किसान जमीन को जोत भी सके। किसान के पास जमीन है, जोतने के लिए उसको जुताई के लिए साधन नहीं है, कैसे किसान विकास कर पाएगा अपना? किसान ने गेहूं बो दिया, पानी की व्यवस्था नहीं है, कैसे उसकी फसल तैयार होगी? तो ऐसा ना हो, इसके लिए या सरकार का या राज्य का दायित्व है कि कृषि प्रणाली को डेवलप किया जाए, उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाए और गाय और बछड़ों की हत्या ना की जाए। इसका भी प्रोविजन हमारे DPSP में किया गया है। तभी ना विभिन्न राज्यों के द्वारा गौ हत्या निषेध अधिनियम लाया जाता है। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट पहुंचा जाता है और कहा जाता है कि इसे नल एंड अवॉइड करिए, तो कोर्ट सीधा बोल देता है कि भाई DPSP में कहा गया है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस कानून को वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आप आर्टिकल 48 समझ गए। अब आर्टिकल 48 का समझते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जहां भी जिस भी आर्टिकल में या संविधान के जिस भी प्रावधान में कहीं पर आपको ABCD या क ख ग ये दिख जाए तो आप ये तुरंत समझ लेना कि यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो 48 का को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो एक बात और यहाँ पर क्लियर हुई कि हमारा जो DPSP है मूल संविधान में भी था और कुछ उसके प्रावधान संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए हैं। आर्टिकल 48 का संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों का रक्षा। इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वही काम करेंगे
जो उनके लिए, उनके समाज के लिए, देश के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, वो उसी काम को करने में अपनी गरिमा महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को काम ऐसा ना करने दिया जाए और यह कर्तव्य राज्य का है। इसके लिए हमारे संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है और सरकारों ने इसके माध्यम से कार्य भी किया है। जैसे जो तस्करी होती थी, आपको हमने तस्करी का डिवीजन बताया था। यहाँ पर हम पर्यावरण से रिलेटेड तस्करी को देखते हैं। वन्य जीवों की तस्करी होती थी, पेड़ों की तस्करी होती थी और जानवरों की तस्करी होती थी, वहां पर पत्थरों की तस्करी होती थी। तो इस सब तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है और जंगल संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। तो इसीलिए बनाया गया है कि जो लोग हैं जिनकी मानसिकता नकारात्मक हो गई है, उन नकारात्मक मानसिकताओं को रोकने के लिए और हमारे डीपीएसपी के निर्देशों को पालन करने के लिए सरकारों के द्वारा ऐसा कानून बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या है? जैसे संसद भवन हो गया, लाल किला हो गया। अब लाल किले को जाकर कोई ढहा दे, गिरा दे, तब क्या होगा? ये राष्ट्रीय स्मारक है। हमारी आजादी के लिए, ये लड़ने के लिए एक आधार बिंदु थे। 1857 क्रांति में अंग्रेजों को सबसे पहले लाल किले से भगाया गया। भगो यहां से, हमारे देश का राजा बैठेगा। तो ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। कोई जाके संसद भवन को गिरा दे तो ऐसा नहीं होगा। इसकी रक्षा राज्य करे और ऐसे जो नकारात्मक मानसिकता वाले लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, इनसे कड़ाई से सरकार निपटे। तो इसका भी इंडिकेशन हमारे डीपीएसपी में राज्य को दिया गया है। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजन किया गया है। यानी कि 50-50 की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, जरा 3 टर्मिनोलॉजी आप यहाँ समझें, तभी इस आर्टिकल को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तीन टर्मिनोलॉजी है। एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका, एक है न्यायपालिका। सिंपल में अगर इसका समझें तो कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका है, कानून को बनाने वाली संस्था विधायिका है और न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका है। हमें विश्वास है कि कुछ लोगों को ये बात तो समझ में नहीं आई होगी, बाकी जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो तो नाम लिखते ही इसका अर्थ समझ गए होंगे। इसको एक सामान्य यानी कोई भी समझ सके इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। विधायिका का मतलब ये हुआ, सिंपल सा समझिए, संसद या राज्यों का विधानमंडल यानी कि विधायक, और इसका मतलब समझिए मंत्री। ठीक है, तो जो जैसे कानून कोई बनाना है, अभी हाल ही में कृषि कानून जो बना, इसको किसने बनाया था? इसी विधायिका ने। और विधायिका में हर पार्टी के सदस्य शामिल होते हैं। जो भी पार्टियां हमारे देश में हैं, लगभग सभी पार्टी के लोग इस कृषि कानून को बनाने में थे। एक पार्टी ने नहीं बनाया है कानून, सारी पार्टियों के हस्ताक्षर हैं इस पर। लेकिन विलेन कौन बनता है? जो करंट की गवर्नमेंट होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको हम विधायिका कहते हैं। और जब यह एग्जाम्पल में यह कृषि कानून बन गया, इस कृषि कानून को लागू कराना है तो कौन करेगा? कार्यपालिका। अब इसी में आर्टिकल 50 को समझ लीजिए। कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि इस कार्यपालिका ने जो विधायिका के बनाए हुए कानून है उसको लागू कर रही है, यानी कि कृषि कानून। अब जब कृषि संगठन न्यायपालिका के पास पहुंचे थे तो न्यायपालिका ने पहली बार ये कहा था, देखिए हम इसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत यह अधिकार है कार्यपालिका का कि वह अपना कार्य करे, विधायिका का कार्य है अपना कार्य करे।
और न्यायपालिका का अधिकार है वह अपना कार्य करे, इसलिए हम इस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि सोशल वेलफेयर बनाना है, वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम एक कमेटी का गठन कर देते हैं कि कमेटी हमें बताए कि यह सही है या गलत है। आप समझ गए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे, यह हमारे डीपीएसपी में साफ साफ लिखा हुआ है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जम्मू कश्मीर का मुद्दा इसे समझ लीजिए। नेहरू जी ने कहा, देखिए हमने डीपीएसपी का प्रावधान अपने संविधान में शामिल करवाया है, क्यों ना इसको हम लागू करवाते हैं और विश्व को दिखाते हैं कि देखिए जो संविधान में हमने लिखा वही काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास और ऐसा नासूर जन्म दिया भारत को कि आज तक भारत परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है। ऐसा नहीं है केवल भारत ही परेशान है, पाकिस्तान भी खूब परेशान है, पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है कि देखिए जम्मू कश्मीर में ज्यादती हो रही है भारत के द्वारा। भारत कह रहा है कि देखिए जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें ज्यादती हो रही है। मतलब वैश्विक स्तर पर दो महाशक्तियां या दो महादेश जो अपने विकास को कार्य करने के लिए वैश्विक मंचों का प्रयोग कर सकते थे, उस शक्ति का प्रयोग क्षेत्रीय मुद्दा, सीमाई मुद्दों को निपटान करने के लिए कर रहे हैं। अरे जो भी निर्णय करना होता कर लिए होते, क्यों चले गए वहां नैतिकता और उदारवादी और क्या कहते हैं कि हम बड़े नैतिक हैं, देखिए हम मुद्दों के निपटान के लिए चले आए हैं आपके पास। ये वही आर्टिकल है। इस आर्टिकल ने भारत को एक ऐसा नासूर दिया है कि आने वाली कई पीढ़ियां इसको भुगतेंगी, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां भुगतेंगी। और जहां तक मेरा असेसमेंट है, जब तक इस धरती पर लोगों का निवास है, जब तक राज्य यानी कि देशों का स्थान है, देश सर्वाइवल में है, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी और लोगों से इसी पर वोट मांगा जाएगा। राष्ट्रवाद को जगाने का कारण ये भी तो है कि देखो ये सरकार जम्मू कश्मीर में कैसे कार्य कर रही है, सारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान भी इसका खूब मजा ले रहा है, खूब फायदा ले रहा है, वो भी नहीं चाहता कि इसका समाधान हो, क्योंकि उसको भी वोट लेना है इसी मुद्दे पर। तो इसमें कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सीमाई मुद्दे हैं या नदी जल विवाद है, इन सारे मुद्दों को जो निपटान है वह मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, सुलह के माध्यम से किया जाएगा। आप इसका जीता जागरण उदाहरण जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने जो संवैधानिक प्रावधान थे डीपीएसपी को लेकर उसका अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य मुद्दे जैसे डीपीएसपी और मूल अधिकार से जुड़े हुए कुछ केस हैं उसका अध्ययन करेंगे। डीपीएसपी और मूल अधिकार में अंतर क्या है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद डीपीएसपी का महत्व क्या है उसका अध्ययन करेंगे और कुछ ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे जिसमें कहा गया है कि कुछ आर्टिकल हमारे जो हैं वह गांधीवादी हैं, गांधीवादी आर्टिकल जो हैं इनका अध्ययन करेंगे और उदारवादी जो आर्टिकल हैं डीपीएसपी के उसका अध्ययन करेंगे और जो समाजवादी आर्टिकल हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो शेष क्लास है इसको पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।